हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो आज हम करने वाले हैं एक नया टॉपिक, बड़ा ही जबरदस्त एंड बड़ा ही इंटरेस्टिंग। सो काफी छोटा सा टॉपिक है। टॉपिक का नाम है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। फाइन, ये टॉपिक जो है पर्टिकुलरली क्लास 11th में एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ थोड़ा सा जोड़ा जाता है एंड क्लास 12th में हम केमिकल काइनेटिक्स के बिल्कुल लास्ट पार्ट यानी कि रेडियो एक्टिविटी के साथ हम इसको थोड़ा सा रिलेट करते हैं। फाइन, सो दोनों ही चैप्टर्स में ये काम आने वाली चीज है। लेट्स हैव द न्यूक्लियर केमिस्ट्री। फाइन, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफी छोटा सा टॉपिक है। हम कोशिश करेंगे अभी के इस लेक्चर में हम विल समराइज द बेसिक थिंग्स ऑफ द न्यूक्लियर केमिस्ट्री। फाइन, सो सबसे पहले न्यूक्लियर केमिस्ट्री में बात किसकी होती है? न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी की। फाइन, सो व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी? बेसिकली न्यूक्लियस के डिसइंटीग्रेशन को यानी कि न्यूक्लियस के टूटने को या न्यूक्लियस में की गई किसी भी गड़बड़ को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। फाइन, सो द स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर बाय emission of various radiations like alpha, beta or gamma etc. is known as radioactivity। शब्दों का मतलब समझेंगे। देखिए, स्पॉन्टेनियस शब्द का मतलब है अपने आप। डिसइंटीग्रेशन मतलब टूट जाना। फाइन, किसका? न्यूक्लियाई का अपने आप डिसइंटीग्रेट हो जाना। कैसे? इस रेडिएशंस को अमिट करके यानी कि अल्फा रे या बीटा रे या गामा रे, इन रेडिएशंस को अमिट करके जो न्यूक्लियस में फर्क पड़ता है, देन दिस होल फिनोमेना इज नोन एज न्यूक्लियर केमिस्ट्री यानी कि रेडियो एक्टिविटी। सो मैं कह सकता हूं दैट इट इज न्यूक्लियर फिनोमेना। ये एक न्यूक्लियर फिनोमेना है एंड डेफिनेटली ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि प्रेशर, टेम्परेचर, कंडीशन क्या है। याद रखिए, अगर अल्फा, बीटा या गामा रेडिएशन को निकलना है, वो इस बात पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता कि उस टाइम पे आपका प्रेशर, टेम्परेचर क्या है। फाइन, सो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन the external conditions like temperature and pressure। ये टेम्परेचर, प्रेशर जैसी एक्सटर्नल कंडीशंस पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। एंड मोर ओवर एक एलिमेंट जो नेचर में रेडियो एक्टिव है वो इस बात पे भी डिपेंड नहीं करता कि उसकी स्टेट क्या है। फाइन, मोर ओवर यहां पे एक बात और ध्यान देने वाली है दैट रेडियो एक्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑल्सो। ये फिजिकल स्टेट पे भी डिपेंड नहीं करती, यानी कि बड़ी सिंपल सी बात है, इफ एक्स इज रेडियो एक्टिव, अगर कोई एक्स रेडियो एक्टिव है यानी कि कोई एलिमेंट है एक्स आपके पास, वो नेचर में रेडियो एक्टिव निकल के आ रहा है, देन एक्स सॉलिड, एक्स लिक्विड, एक्स गैसियस, इवन एक्स कैटायन एंड एक्स एनाइन ऑल रेडियो एक्टिव। अगर ये एक्स बंदा नेचर में रेडियो एक्टिव आया है तो उसका सॉलिड स्टेट, उसका लिक्विड स्टेट, उसका गैसियस स्टेट, इवन उसका कैटायन एंड एनाइन। देखिए, सिंपल सी बात है, कैटायन एंड एनाइन बनते कैसे? या तो इलेक्ट्रॉन देके या इलेक्ट्रॉन लेके। बड़ी सिंपल सी बात है, जब हम इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो कैटायन बन जाते हैं, जब इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं तो एनाइन बन जाते हैं। पर यहां पे इलेक्ट्रॉन का तो फंडा ही नहीं है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज नॉट डीलिंग विद इलेक्ट्रॉन्स, इट इज डीलिंग विद न्यूक्लियस। इट इज अ न्यूक्लियर फिनोमेना। इसको फर्क पड़ता है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या गड़बड़ है।
अरे भैया केटायन है कि एनायन है, इसको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। फाइन, इट मींस अगर X रेडियोएक्टिव है तो उसका केटायनिक फॉर्म एंड एनायनिक फॉर्म आर आल्सो radioactive in nature. Clear? Fine. So this was the definition of radioactivity. Let's move to the next concept, that is कौन सी ये रेडिएशन एमिट करता है। वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फाइन, इट एमिट्स अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशंस। तो बाय नॉट वेस्टिंग द टाइम कि कौन सी रेडिएशन है, हम पढ़ते हैं कि किस कंडीशन में ये अल्फा रेडिएशन एमिट करेगा, किस कंडीशन में बीटा एंड किस कंडीशन में ये गामा रेडिएशन को एमिट करेगा। बिकॉज कब कौन सी रेडिएशन एमिट होनी चाहिए, इसका न्यूक्लियर केमिस्ट्री में डेफिनेटली बड़ा जबरदस्त फंडा है। लेट्स हैव इट। फाइन, सो हम पढ़ रहे हैं कौन सी रेडिएशंस ये एमिट कर रहा है। फाइन, सो टाइप्स ऑफ रेडिएशंस एमिटेड एंड टाइप्स ऑफ रेडिएशंस में पहली हमारे पास आती है अल्फा, काफी ज्यादा फेमस है। फाइन, मोस्ट ऑफ द बच्चे यार ऐसी चीजें डिटेक्ट नहीं कर पाते कि यार कब अल्फा रेडिएशन निकलना चाहिए, पर लेट मी टेल यू ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अल्फा रेडिएशन का इन जनरली यूजुअल कंडीशन क्या है। देखो मैं ये नहीं कहना चाहता कि अल्टीमेटली यही इकलौता रीजन है, पर 99.9% केसेस में यही यूजुअल कंडीशंस आपके पास 11th 12th में या जेई या नीट की प्रिपरेशन के टाइम पे लग रही होगी। दैट द यूजुअल कंडीशन फॉर अल्फा रेडिएशन की कोई पार्टिकल या कोई एलिमेंट आपको अल्फा रेडिएशन एमिट करे, वो ये है कि अगर उसका एटॉमिक नंबर 83 से ज्यादा है, दिस इज इट। अगर उसका एटॉमिक नंबर 83 से ज्यादा है, it will emit alpha radiation and we all know what is alpha particle। आपको याद होगा हमने रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था, दिस इज हीलियम। हीलियम न्यूक्लियाई को अल्फा पार्टिकल कहा जाता है। यानी कि अगर कोई भी एलिमेंट अल्फा रेडिएशन एमिट कर रहा है या अल्फा पार्टिकल एमिट कर रहा है, तो वो अल्टीमेटली हीलियम एमिट कर रहा है। फाइन, सो लेट मी टेक यू एन एग्जांपल। सपोज आई एम टेकिंग एन एलिमेंट एक्स। सपोज मैं कोई एलिमेंट एक्स ले रहा हूं जिसका एटॉमिक मास ए है, नंबर जेड है। अगर इट इज एलिजिबल कि ये अल्फा रेडिएशन छोड़ेगा, तो इसका मतलब ये हीलियम छोड़ रहा है। इसका मतलब है ये हीलियम पार्टिकल को छोड़ रहा है। एंड इतना तो मेरे ख्याल से क्लियर है कि हीलियम का न्यूक्लियस छोड़ेगा। खैर, हीलियम को छोड़ रहा है जिसका नंबर 2 और मास 4 होता है। यानी कि अगर यहां पे एक नया एलिमेंट बनेगा तो उसका मास 4 कम हो जाएगा। अरे वही मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट लगाइए। यहां पे मास कितना है a, और यहां पे मास कितना बन जाएगा, देखो a - 4 + 4 कितना बन जाएगा, a बन जाएगा। आर यू गेटिंग इट? यहां पे अगर a में से अल्फा पार्टिकल निकल गया, a में से 4 मास निकल गया, तो इसका मास कितना बचा, a - 4 बचा। इज दैट क्लियर? एंड अगर z में से अल्फा पार्टिकल निकल गया तो ये z - 2 बचा एंड वी विल गेट अ न्यू एलिमेंट। अरे एटॉमिक नंबर बदलेगा तो नया एलिमेंट मिलेगा, याद रखिएगा। और इसी बात को तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहते हैं। एक केमिकल रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन का रिएक्शन है तो इधर भी ऑक्सीजन ही मिलेगा। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में ऐसे नहीं होता भैया। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में न्यूक्लियस बदल जाता है, और न्यूक्लियस बदल गया तो एटम बदल गया। कोई दिक्कत? क्लियर? सो चलिए इसका एग्जांपल समझते हैं। हमारे पास यूरेनियम है, यूरेनियम 92, इसका एटॉमिक नंबर 92 है एंड मास 238। फाइन, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं? सोचो, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही? अरे बिल्कुल हो रही है भैया। एटॉमिक नंबर 83 से ज्यादा चाहिए था और यहाँ कितना है, 92। अरे वाह, मेरा तो ईयर ऑफ बर्थ आ गया 92। फाइन, सो यहाँ पे 83 से है ज्यादा और हम लोग हैं रेडियो एक्टिव भैया 92 वाले, ठीक है ना, बच के रहिएगा जरा। तो ये छोड़ेगा अल्फा पार्टिकल, और अगर अल्फा पार्टिकल छोड़ा, इसी को अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, भूल मत जाइएगा। अगर इसने अल्फा पार्टिकल छोड़ा तो ये 92 का रह जाएगा 90, बिकॉज 2 एटॉमिक नंबर तो इसका गया भैया, गया, हीलियम ले गया वो। क्लियर? एंड मास 238 से कितना रह गया, 234।
अब ये मत सोचना यूरेनियम यूरेनियम रहेगा, घंटा। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में बंदा बदल जाता है। 92 से अब ये 90 हो गया है, तो ये क्या हो गया है? दिस इज 90 वाला बंदा कौन है? थोरियम। 90 वाला बंदा कौन है? थोरियम। इज दैट थिंग क्लियर? कोई दिक्कत? फाइन। सो दिस इज अल्फा रेडिएशन हुज यूजुअल कंडीशन इज 83 से ज्यादा। अच्छा, यहाँ पे ना कई बच्चों के दिमाग में एक डाउट आता है कि सब ये तो अभी भी रेडियो एक्टिव ही है, क्या ये स्टिल रेडियो एक्टिव है? इज इट स्टिल रेडियो एक्टिव? सोचिए जरा, दिमाग पे जोर लगाइए। इज इट स्टिल रेडियो एक्टिव? अरे डेफिनेटली यस। फाइन, जो आप सोच रहे हो बिल्कुल सही सोच रहे हो। इसका नंबर 90 है, अभी भी 83 से ज्यादा है, यानी कि ये स्टिल अल्फा पार्टिकल छोड़ सकता है। ये 88 पे जा सकता है, 230 पे जा सकता है, नया एलिमेंट बना लेगा, ठीक है ना? फाइन, नया एलिमेंट बना लेगा 88 वाला, कोई दिक्कत? इज दैट थिंग क्लियर? एंड साथ में ये क्या करेगा? अल्फा पार्टिकल छोड़ देगा, साथ में ये अल्फा पार्टिकल छोड़ देगा, कोई दिक्कत? समझ आ रही है ये बात? फाइन। अब आपको दो बातें बतानी है, ठीक है ना? आपको दो बातें बतानी है, कमेंट सेक्शन में लिखनी है ये बातें। ये कौन सा एलिमेंट है? बहुत सौखा सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। ये कौन सा एलिमेंट है, ठीक है ना? थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो पता चल जाएगा, इस ब्लॉक में निकल के आएगा। क्लियर? हिंट दे देता हूं, ये सोचिएगा कौन सा एलिमेंट है, प्लस ये बताइएगा क्या ये स्टिल रेडियो एक्टिव है? अरे क्या ये स्टिल रेडियो एक्टिव है? फाइन। एंड जो आप सोच रहे हो ना, बिल्कुल सही सोच रहे हो, एंड कमेंट सेक्शन पे लिखने पे कतराइएगा मत, लिख दीजिएगा। फाइन। सो ये रेडियो एक्टिव है या नहीं, और दूसरी बात ये कौन सा एलिमेंट है। एंड हियर वी सम अप द अल्फा रेडिएशन। आई थिंक यू गॉट द कंडीशन कि कब अल्फा रेडिएशन निकलना चाहिए, तब तक निकलता रहेगा जब तक एटॉमिक नंबर 83 से बड़ा है। क्लियर? कोई दिक्कत? लेट्स मूव टू द सेकेंड रेडिएशन, जिसका नाम है बीटा रेडिएशन। So second radiation which we have is beta radiation. Fine, अल्फा के बाद बहुत ज्यादा जो दूसरा नाम फेमस है वो बीटा रेडिएशन ही है। क्लियर? सो सेकेंड हमारे पास बीटा रेडिएशन है। इसको हम इस तरीके से मेंशन करते हैं, आपको पता ही है। फाइन। पर इन जनरली अगर हम यहाँ पे बात कर रहे होते ना, तो बीटा वैसे काफी तरीके से पढ़ा जाता है, अगर आप थोड़ा सा डीप साइंस लगाएं तो। हम यहाँ पे जिस बीटा की बात करते हैं वो बीटा माइनस रेडिएशन होता है। क्लियर? दैट इज बीटा माइनस। दिस इज हाइफन, है ना? ये तो हाइफन लगाया हुआ, बट यहाँ पे जिसमें बीटा की बात कर रहा हूँ दैट इज रिप्रेजेंटेड एज बीटा माइनस। क्लियर? सो इन जनरली जो स्टैंडर्ड फॉर्म में बीटा लिखा जाता है ना, वो बीटा माइनस ही होता है। फाइन। इसका मतलब होता है एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन से, एंड इलेक्ट्रॉन नेचर में नेगेटिवली चार्ज है, तभी इसे बीटा माइनस बोला जाता है। क्लियर? फाइन। सो खैर ज्यादा लफड़े में नहीं पढ़ना। जहां अगर आपको नॉर्मली बीटा की बात कर रखी हुई, तो इन जनरली स्टैंडर्ड केसेस में बीटा माइनस वाले को ही बोलते हैं। क्लियर? सो आगे बढ़ते हैं इसकी यूजुअल कंडीशन पे। सो द यूजुअल कंडीशन कब आपको ये बिल्कुल साफ साफ दिख जाएगा कि बीटा निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए। फाइन। एंड दैट यूजुअल कंडीशन इज N/P रेशियो इज हाई। आपका न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन रेशियो। फाइन। दिस N/P इज न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन रेशियो। जब ज्यादा होगा उसके स्टेबल फॉर्म से, जब न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन रेशियो ज्यादा होगा तो वो चीज बीटा एमिशन छोड़ेगा, वो बीटा रेडिएशन को अमिट करेगा। कोई दिक्कत? एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है ना? एग्जांपल से समझते हैं, फिर मैं इसका जनरल फॉर्म भी लिख दूंगा। सपोज कार्बन है 14(6). अब आपको भी पता है यार, ये मैंने वो वाला तो नहीं लिखा है जो बहुत ज्यादा अबंडेंट है। ये बहुत ज्यादा अबंडेंट कौन सा है? यस, अरे बिल्कुल सही, 12 वाला, ठीक है ना? बहुत ज्यादा अबंडेंट कौन सा है? कार्बन 14 वाला अबंडेंट है। यहां बताइए जरा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 14 - 6 8। इसी तरीके से न्यूट्रॉन्स निकाले जाते हैं। फाइन। एंड प्रोटॉन्स कितने हैं? प्रोटॉन्स आए 6, बिकॉज प्रोटॉन्स तो ये एटॉमिक नंबर ही होता है। न्यूट्रॉन्स आए 8, प्रोटॉन्स आए 6। चलिए N/P रेशियो निकालिए जरा।
N/P रेशियो आया 8/6 यानी कि 4/3। अब याद करिए उस बंदे को जो आपने कार्बन 12/6 वाला पढ़ा है, जो सबसे ज्यादा अबंडेंट है। इसके न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं? 6। प्रोटॉन्स कितने होते हैं? 6। और इसका जब आप N/P रेशियो निकालते हो ये कितना आता है? 1। सोचो गड़बड़ हुआ कि नहीं हुआ? अरे गड़बड़ हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन रेशियो 4/3 यानी कि 1.33 आ गया, जबकि यहां पे कितना है? 1। इसका सबसे स्टेबल वाला कार्बन ये वाला है। इसका मतलब ये वाला कार्बन स्टेबल नहीं है। जिसका न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन रेशियो हाई आ जाए वो बंदा स्टेबल नहीं है, और वो क्या करेगा? वो बीटा रेडिएशन को एमिट करेगा। अब बीटा एमिशन कैसे किया जाता है देखिए जरा। बीटा एमिशन, चलिए लिख दीजिए यहाँ पे बीटा एमिशन हो गया। अब आपको भी पता है इलेक्ट्रॉन का मास तो होता है नहीं, फाइन। मास तो होता है, मतलब हम निग्लेक्ट कर लेते हैं, फाइन। तो इलेक्ट्रॉन यानी कि बीटा रेडिएशन, फाइन, इसको हम क्या बोलते हैं? बीटा रेडिएशन एमिट कर रखा है। अब इलेक्ट्रॉन का मास हम नेग्लिजिबल ले लेते हैं, पर चार्ज तो भाई -1 है इसके ऊपर, क्लियर। इससे क्या होगा? अब सोचो जरा, 14 में से क्या निकाले कि 0 बच जाए? 14 ही निकाल दो भैया, यानी कि यहाँ पे जो बंदा आएगा ना उसका मास तो 14 ही है। अरे वो कंजर्वेशन लगा के चलना है, जैसे पहले लगाया था ना, कितने में से 4 निकाला और क्या बच गया, वैसा ही 14 में से 0 ही निकालना है तो 14 बच गया। अब 6 में से क्या निकालो कि -1 आ जाए? 7। 6 में से कितना निकालो कि -1 आ जाए? 7 आ जाएगा। और 7 और 14 वाला कौन होता है? नाइट्रोजन। स्टेबल हुआ कि नहीं हुआ? अरे नहीं हुआ ना, तो निकाल के देखो। न्यूट्रॉन्स कितने आए? 14 में से 7 निकाले, 7। प्रोटॉन्स कितने आए? 7। इसके न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स निकालो। न्यूट्रॉन्स 14 - 7 7, प्रोटॉन्स 7, और इसका N/P रेशियो निकालो। 7/7 कम्स आउट टू बी 1। आया ना स्टेबल? अरे आया ना, 1 स्टेबल आ गया, जबकि यहां पे ये स्टेबल नहीं था। और जब भी आपका न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा, जब भी आपका न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होगा, वो कोई ना कोई रेडिएशन छोड़ेगा। और कब पता चलेगा कि स्टेबल नहीं है? एक तो एटॉमिक नंबर 83 से ज्यादा, अभी हमने पढ़ा है अल्फा रेडिएशन 83 से ज्यादा। एंड दूसरा कंडीशन हमारे पास निकल के आया है, जब न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन रेशियो हाई, न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन रेशियो हाई आया है। ये देखिए यहाँ पे न्यूट्रॉन 8, प्रोटॉन 6, न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन रेशियो 8/6, 4/3, 1.33। ये स्टेबल सिस्टम नहीं है, बिकॉज दिस वन इज स्टेबल। कार्बन में 12/6 ये स्टेबल है, जिसका न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन रेशियो 1 आता है। अब ये कार्बन बीटा मिशन करने के बाद क्या बन गया है? नाइट्रोजन। क्लियर? एटम बदल जाएगा, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर एटम बदल जाएगा। याद रखिए, मैं फिर से बार बार बोल रहा हूं, ठीक है ना। एटम बदलता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। ये केमिकल रिएक्शन नहीं है कि वही चीज रहेगी। एटम कैन आइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये नहीं है वो। दिस इज समथिंग डिफरेंट, क्लियर। अब सोचो हुआ क्या? हुआ क्या यहाँ पे? ऐसा क्या हुआ जो यहाँ पे ये गड़बड़ा? तो लेट मी टेल यू, यहाँ पे ये होता है, न्यूट्रॉन अपने आप को प्रोटॉन में चेंज करता है एंड बीटा रेडिएशन को एमिट करता है। न्यूट्रॉन अपने आप को प्रोटॉन में चेंज करता है एंड बीटा रेडिएशन को एमिट करता है। दिस वन इज बीटा। एंड क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन वाला बीटा है, इसलिए हम इसे बीटा माइनस बोलते हैं। इज दैट थिंग क्लियर? This is the technical aspect. What is going behind it is, this is the technical aspect. यानी कि मतलब कह सकता हूं बैक एंड पे हो क्या रहा है। बैक एंड पे हो क्या रहा है? इसके न्यूट्रॉन्स जा रहे हैं, इसके प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं। फाइन, सोच के देखिए ना, यहां प्रोटॉन्स कितने थे? 6। यहां प्रोटॉन्स कितने हैं? 7। यहां प्रोटॉन्स कितने थे? 6। यहां प्रोटॉन्स कितने हैं? 7। और यहां न्यूट्रॉन्स कितने थे? 8। यहां न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 7। न्यूट्रॉन कम हो रहे हैं एंड प्रोटॉन्स की गिनती बढ़ रही है। क्लियर? कोई दिक्कत? एक और एग्जांपल लेके बताओ।
लेट मी टेल यू अनदर एग्जांपल। फाइन, ये देखिए सोडियम है मेरे पास 2411, सोडियम है 2411, न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन रेशियो निकालता हूं, न्यूट्रॉन्स कितने आए 13/11, हाई है। N अपॉन पी रेशियो हाई है क्योंकि तुम्हें पता है सोडियम जो है वो ये वाला फेमस है, और इसका N अपॉन पी रेशियो 12/11 होता है ना, ये स्टेबल वाला है। मानते हो कि नहीं मानते? ये स्टेबल वाला है, कोई दिक्कत? क्लियर हुई ये बात? अब ये हाई है तो क्या करना पड़ेगा, ये बीटा छोड़ेगा, ये बीटा छोड़ेगा एंड फिर क्या होगा, ये 11-12 में बदल जाएगा। मास तो उतना ही रहेगा क्योंकि मास को कोई फर्क नहीं पड़ता, मास उतना ही रहेगा। और ये कौन है, मैग्नीशियम। अब जब तुम इसका न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन रेशियो निकालोगे, न्यूट्रॉन्स आएंगे 12, प्रोटॉन्स भी आएंगे 12, दिस कम्स आउट टू बी 1, ये स्टेबल है, ये स्टेबल है, क्या समझे? फाइन, न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन रेशियो अब सही हो गया है जब इसने बीटा रेडिएशन को अमिट कर दिया है। क्लियर हुई ये बात? इज इट क्लियर? न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन रेशियो जो है यहां पे हाई थी 13/11 बिकॉज 12/11 ही स्टेबल वाला फॉर्म है, और ये इसमें कन्वर्ट हो गया है, कोई दिक्कत? दिस इज सेकेंड रेडिएशन, दैट इज बीटा रेडिएशन। फाइन, सो चलते हैं तीसरे रेडिएशन पे, यानी कि तीसरा नाम काफी ज्यादा फेमस है, बिल्कुल इन्हीं के साथ बिल्कुल जुड़ता हुआ, अल्फा, बीटा एंड डेफिनेटली गामा। फाइन, तो तीसरे कंडीशन पे चलते हैं, दैट इज गामा रेडिएशन। चलिए, थर्ड रेडिएशन विच इज फेमस एंड द नेम इज गामा रेडिएशन। थर्ड वन इज गामा रेडिएशन। अच्छा, ये जो है ना काफी ज्यादा सिंपल है, फाइन, एंड इनको मतलब देखना बहुत ही ज्यादा आसान है, ठीक है ना, या यूं कह लो मतलब बहुत ही अजीब है, या फिर यहाँ पे लिखा ही होता है जहां से हमें पता चल जाए। देखिए किस तरीके से मैं जो बात कर रहा हूं, यूजुअल, व्हाट इज अ यूजुअल कंडीशन फॉर इट इज, ठीक है ना, जैसे अल्फा जो है वो हीलियम पार्टिकल है, बीटा जो है इलेक्ट्रॉन है, गामा इज जस्ट एनर्जी, गामा इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, नथिंग एल्स। फाइन, तो यहां पे यूजुअल कंडीशन क्या है, व्हेन न्यूक्लियर एनर्जी इज हाई, जब न्यूक्लियर एनर्जी हाई होगी तब गामा रेडिएशन निकलेगा, यानी कि बड़ी सिंपल सी बात है। सपोज हमारे पास एक एलिमेंट है टेक्नीशियम, फाइन, जिनका हमारे पास एटॉमिक नंबर 43 एंड मास जो है वो 99 है। क्लियर? इसका एटॉमिक नंबर है हमारे पास 43 एंड मास जो है वो 99 है, एंड यहां पे हमें दिया हुआ है कि इट इज हैविंग हाई न्यूक्लियर एनर्जी। तभी मैंने बोला अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको गामा देखना आए, अदरवाइज तो जल्दी जल्दी आता नहीं है, सबसे ज्यादा आता है अल्फा या बीटा। क्लियर? फिर भी अगर ये जल्दी जल्दी आता है तो बड़ी सिंपल सी बात है कि हाई न्यूक्लियर एनर्जी है इसकी, ये शब्द लिखा हुआ होगा, यानी कि ये हो गया मेटास्टेबल। अरे ज्यादा स्टेबल नहीं, कम स्टेबल। मेटास्टेबल इज लाइक कंप्लीटली अनस्टेबल स्टेट। फाइन, मेटास्टेबल वो होता है जो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है और ये अपने आप को तुरंत बदल लेना चाहता है, और ये बदल के क्या बना लेगा, अरे कुछ नहीं, वही रहेगा, इसने क्या बनाना है, पर ये अपने आप में से गामा रेडिएशन को एमिट कर देगा। और होगा क्या, गामा इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर आप अपने आप में से कुछ एनर्जी निकाल दोगे तो आपकी एनर्जी पहले से क्या हो जाएगी, कम। अब देखिए हाई न्यूक्लियर एनर्जी वाले ने क्या बना दिया, लो एनर्जी कर ली अपनी, और जब आपकी एनर्जी हो जाएगी कम तो आप पहले से ज्यादा क्या हो जाओगे, स्टेबल। क्लियर? अरे याद है ना वो फैक्ट मैंने बताया था, जिसकी एनर्जी कम होती है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। फाइन, तो याद करिए वो जो टावर के ऊपर इंसान खड़ा है और आप बिल्कुल जमीन पे खड़े हो, टावर के ऊपर इंसान खड़ा है, आप बिल्कुल जमीन पे खड़े हो, किसकी एनर्जी ज्यादा है, अरे भाई वो काफी हाइट पे खड़ा है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। वो जो टावर के ऊपर खड़ा है उसकी एनर्जी ज्यादा है, आपकी एनर्जी कम है। स्टेबल कौन ज्यादा है,
डेफिनेटली आप ज्यादा स्टेबल हो जो नीचे खड़े हो, क्योंकि जो ऊपर खड़ा है उसे गिरने का डर है, आपको क्या डर है, आप तो पहले से गिरे हो। अरे नहीं, मतलब मेरे कहने का मतलब, अरे समझिए यार, फाइन, आप तो पहले से ही नीचे हो, आपको गिरने का डर नहीं है, ठीक है ना। अरे भावनाओं को समझिए जरा, शब्दों में मत जाइए, ठीक है ना। फाइन, तो आप जो है वो पहले से ही काफी गिरे, मतलब आई थिंक कहने का मतलब है, शब्दों में नहीं जाना है क्या, आप जो है बिल्कुल पहले से ही नीचे हो, गिरे हुए नहीं हो, नीचे हो। तो आपकी एनर्जी क्या है, कम है, आप ज्यादा स्टेबल हो। और वो जो टावर के ऊपर खड़ा है उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो वो काफी ज्यादा स्टेबल है। क्लियर। तो हम लोग काफी ज्यादा स्टेबल हैं क्योंकि हम नीचे खड़े हैं, कोई दिक्कत, तो हम सब लोग काफी ज्यादा स्टेबल हैं जो नीचे खड़े हैं, एंड वो जो टावर के ऊपर खड़ा है वो स्टेबल नहीं है, एंड जिसकी एनर्जी ज्यादा वो स्टेबल नहीं है, एंड जिसकी एनर्जी कम वो स्टेबल है। तो गामा रेडिएशन का तो बहुत आसानी से पता चल जाता है। अगर आपको ये लिखा हुआ मिला कि न्यूक्लियर एनर्जी हाई है तो समझ लेना भैया ये कौन सी कंडीशन है, ये है गामा रेडिएशन की कंडीशन। क्लियर। 3 हो चुके हैं अब तक, एक और बताऊंगा एक्स्ट्रा, फाइन, एक और बताऊंगा, पर अब तक जो तीनों हुए हैं उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। अल्फा, अल्फा से हीलियम पार्टिकल निकला, आपका एटॉमिक नंबर 2 कम हो गया, यानी कि आप 2 पीछे चले गए हो, ठीक है ना। और बीटा, बीटा से आपका क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन निकला उससे आपका एटॉमिक नंबर 1 बढ़ गया है, कार्बन नाइट्रोजन बन गया है, सोडियम मैग्नीशियम बन गया है। क्लियर। आपका एक फायदा हुआ। क्लियर, कोई दिक्कत, एंड इससे आपका कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना। आप, हाँ, आप पहले से स्टेबल हो गए, आप पहले कम स्टेबल थे, अब ज्यादा स्टेबल हो। क्लियर। पर आपकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, ना ही आप पीछे गए और ना ही आप आगे आए, कोई दिक्कत। क्लियर। एक और बताता हूं आपको एक्स्ट्रा, दैट इज पॉजिट्रॉन एमिशन। लेट्स हैव इट। फाइन। सो फोर्थ वन, इस फोर्थ वन के ना 2 पार्ट हैं, ध्यान रखिए, ये काफी एक्स्ट्रा चीज है और काफी ज्यादा कह सकता हूं एडवांस लेवल की चीज है, ठीक है ना। बहुत कम बार देखने को मिलती है ये वाली चीज। फोर्थ को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। फोर्थ वन इज पॉजिट्रॉन एमिशन, एंड इसको हमने एक और नाम दिया है, दैट इज इलेक्ट्रॉन कैप्चर। दोनों चीजों को मैं एक साथ समझाता हूं बिकॉज दोनों का कंडीशन सेम है, ठीक है ना। व्हाट इज द कंडीशन, देखो हमने एक कंडीशन पढ़ा था, व्हेन N/P रेशियो इज हाई, एंड यहां पे N/P रेशियो क्या है, लो है। अगर न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन रेशियो लो हो गया है, मीट से कम हो गया है, ठीक है ना, तब आपके पास क्या आएगा, पॉजिट्रॉन एमिशन आएगा, ठीक है ना। अब सोचने वाली बात है, पॉजिट्रॉन क्या है, ठीक है। इन जनरली वी कॉल बीटा प्लस एज पॉजिट्रॉन, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन प्लस है, या फिर ये कह लो जैसे E माइनस लिखते हैं ना, तो ये E प्लस है, E प्लस। दैट्स व्हाई मैंने आपको बोला था बीटा, बीटा बहुत तरह के हैं, ठीक है ना, तभी मैंने आपको बोला था। इन यूजुअली अगर आपको बीटा बोला जाता है, सिंपली वी कॉल इट बीटा एमिशन, तो इस पे ध्यान नहीं देना है। फाइन, वी टॉक अबाउट बीटा एमिशन, यानी कि वो E माइनस की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। क्लियर। और इलेक्ट्रॉन का ऑपोजिट क्या होता है, याद रखिए, ये बंदा होता है पॉजिट्रॉन, ठीक है ना। प्रोटॉन नहीं होता, प्रोटॉन तो बहुत भारी चीज है। अरे यू कैन नॉट, अरे चींटी का ऑपोजिट चींटा होगा ना, हाथी थोड़ी होगा, इजंट इट। चींटी का ऑपोजिट निकालना है, चींटा होगा ना, हाथी थोड़ी होगा यार। इलेक्ट्रॉन का ऑपोजिट प्रोटॉन, तो 1840 गुना भारी है इलेक्ट्रॉन से। अरे उनका क्या कंपैरिजन है, चींटी का ऑपोजिट हाथी थोड़ी लेके आओगे, ठीक है ना, और हाथी का ऑपोजिट हथनी लेके आओगे ना यार, चींटी थोड़ी लेके आओगे, इजंट इट। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन का ऑपोजिट पॉजिट्रॉन है, ये E प्लस छोड़ता है। और जब न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन रेशियो, आपका न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन रेशियो लो होता है, जब न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन रेशियो लो होता है, तब आप ये वाली एमिशन करते हो। यानी कि फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। सपोज सोडियम है 2211, सपोज सोडियम है आपके पास 2211, तो ये क्या करेगा,
पॉजिट्रॉन छोड़ेगा, क्योंकि इसका N/P रेशियो निकालो था। कितने न्यूट्रॉन्स आए? 11, और प्रोटॉन्स कितने आए? 11। एंड सोडियम के लिए स्टेबल फॉर्म क्या है? लेट्स राइट इट। सोडियम के लिए स्टेबल फॉर्म क्या थी? सोचिए जरा, 23, 11, यानी कि N/P रेशियो जब 12/11, ये तो 11/11 आ गई। 11/11 ये स्टेबल फॉर्म थी इसकी। अगर ये इसकी स्टेबल फॉर्म थी तो ये क्या है? ये लो है। N/P रेशियो जब लो होता है तब पॉजिट्रॉन एमिशन होता है। तो देखो ये क्या निकालेगा? ये E+ निकालेगा, और प्लस निकालने का मतलब यहां 11 है, यहां 1, तो यहां कितना बचा? 10। 22 0, यहां कितना बचा? 22, एंड ये कौन आ गया? नियॉन। दिस इज पॉजिट्रॉन एमिशन एंड द सेम थिंग बाय द सेम मेथड। ठीक है ना? आप सोच के देखिए, यहां पे सोडियम से नियॉन एक पीछे चला गए हैं आप। बाय द सेम मेथड यू कैन अंडरस्टैंड इलेक्ट्रॉन कैप्चर। दिस इज E-, और ये कैप्चर लिखा है, लेना है। फाइन, इलेक्ट्रॉन को लेना है, समझिए यार। यहां पे सपोज मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूं। मरकरी है 197 एंड इसका एटॉमिक नंबर है 80 एंड इट इज टेकिंग एन इलेक्ट्रॉन। अरे ये मत समझना कि इलेक्ट्रॉन उस फॉर्म में लिया गया है। अरे इलेक्ट्रॉन ले लिया सर, ये आयन बन गया। अरे नहीं भाई, इलेक्ट्रॉन कैप्चर किसने किया? न्यूक्लियस ने, शेल ने नहीं किया। इलेक्ट्रॉन शेल वगैरह की बात ही नहीं कर रहे हम। क्या पढ़ रहे हैं भाई साहब? न्यूक्लियर केमिस्ट्री। शेल लेगा इलेक्ट्रॉन, और शेल क्या करेगा? उस बीटा या उस इलेक्ट्रॉन कैप्चर का ये क्या करेगा? मरकरी। जैसे यहां सोडियम एक पीछे चला गया है, देखिए 80 में से 80 में से 1 गया, ये कितना बचा? 79, एंड 197 और 0 197। ये कौन बन गया? गोल्ड। ये भी एक पीछे चला गया, ये भी एक पीछे चला गया, तभी दोनों को मैंने सेम उसमें रखा है। पॉजिट्रॉन एमिशन एंड इलेक्ट्रॉन कैप्चर बोथ आर इन द सेम कंडीशन, दैट इज अगर आपका N/P रेशियो कम हुआ तो आप इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करोगे या पॉजिट्रॉन एमिशन करोगे। दिस इज पॉजिट्रॉन एमिशन, दिस इज इलेक्ट्रॉन कैप्चर। देखो कैप्चर किया है तो रिएक्टेंट साइड है, एमिट किया है तो प्रोडक्ट साइड है। दिस इज पॉजिट्रॉन एमिशन, दिस इज इलेक्ट्रॉन कैप्चर। इज दैट थिंग क्लियर? दोनों की दोनों बातें समझ आ गई? फाइन। अब सोचो टेक्निकली हुआ क्या है? टेक्निकली हुआ क्या, मैं बताता हूं आपको। व्हाट हैपेंस एट द बैक एंड, ठीक है ना? बैक एंड पे हुआ क्या? बैक एंड पे हुआ ये कि एक प्रोटॉन इस एक इलेक्ट्रॉन के साथ मिलके न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया। सो दिस इज व्हाट हैपन एट द बैक एंड। एंड यहां पे बैक एंड में क्या हुआ? सोचो जरा, यहां बैक एंड में क्या हुआ? यहां एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन में बदला और एक पॉजिट्रॉन। दिस इज व्हाट हैपन एट द बैक एंड। याद रखिए दोनों ही कंडीशन में प्रोटॉन जा रहा है भाई, आपका प्रोटॉन जा रहा है, क्योंकि N/P रेशियो आपका पहले से कम है। P जाएगा तभी तो ये अप होगा, अरे तभी तो ये लो से हाई होगा, isn't it? तो आपका दोनों ही केसेस में प्रोटॉन जा रहा है, ये जा रहा है प्रोटॉन, ये जा रहा है। समझिए जरा इस कंडीशन को ध्यान से, बड़ी जबरदस्त कंडीशन। क्लियर? अब आप क्या समझे? देखो पॉजिट्रॉन एमिशन से भी आप एक पीछे हो जाते हो, इलेक्ट्रॉन कैप्चर करने से आप एक पीछे हो जाते हो। जब आपका न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन रेशियो उम्मीद से औकात से कम होता है, N/P रेशियो लो होता है। मैं 1 से लो की बात नहीं कर रहा हूं, देखो ये 1 था फिर भी लो लिखा है, 1 से लो की बात नहीं कर रहा। इसकी जितना ये जो इसका स्टेबल वाला आइसोटॉप है ना, उससे कम होता है। सोडियम का स्टेबल वाला 12/11 वाला है, 12/11 वाला स्टेबल है, तो ये 11/11 जो है ये स्टेबल फॉर्म नहीं है, ये लो है। क्लियर? तो आप क्या समझे? अल्फा पार्टिकल निकलने से आप 2 पीछे चले जाते हो, बीटा निकलने से आप 1 आगे चले जाते हो, एंड पॉजिट्रॉन निकलने से आप 1 पीछे चले जाते हो, और इलेक्ट्रॉन कैप्चर होने से भी आप 1 पीछे चले जाते हो। एंड दिस थिंग इज नोन एज ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। लेट्स हैव इट, द ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ।
सो नेक्स्ट इज ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ गिवन बाय फजान एंड सो। फाइन, बहुत ही सिंपलेस्ट वे में मैं इस बात को समझाता हूँ। देखिएगा, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ में अगर आप अल्फा पार्टिकल अमिट कर रहे हो, अगर आप अल्फा पार्टिकल अमिट कर रहे हो तो पीरियोडिक टेबल में जो भी आपकी पोजीशन है उससे आप 2 स्टेप पीछे चले जाओगे। फाइन, 2 ग्रुप्स लेफ्ट शिफ्ट, 2 ग्रुप पीछे की तरफ शिफ्ट कर जाओगे। ठीक है ना। अगर आप एक बीटा पार्टिकल अमिट कर रहे हो तो आप देखो, मैं कौन से बीटा की बात कर रहा हूं, बीटा माइनस की। फाइन, इसमें आप 1 ग्रुप राइट शिफ्ट कर दोगे। और मेरे ख्याल से इतना तो सारे बच्चे समझते हैं कि अगर ये आखिरी ग्रुप हुआ, इफ इट इज नियॉन, या अगर ये नोबल गैसेस वाला ग्रुप हुआ, तो एक आगे शिफ्ट करने का मतलब आप पहले पे आ जाओगे, इजंट इट? इसका मतलब है आप एक पहले पे आ जाओगे। क्लियर? चलिए, गामा पार्टिकल, आप जिस पोजीशन पे हो उसी पोजीशन पे टिके रहो। ठीक है ना। और अगर आप पॉजिट्रॉन एमिशन या इलेक्ट्रॉन कैप्चर के केस में हो, तब आप एक ग्रुप लेफ्ट शिफ्ट करो। इज दैट क्लियर? कोई भी दिक्कत? फाइन। इसके अलावा एक दो छोटी छोटी सी बातें होती हैं कि अगर आप बीटा एमिशन छोड़ रहे हो तो आप किस में कन्वर्ट हो जाओगे, आप अल्फा छोड़ रहे हो तो किस में कन्वर्ट हो जाओगे। जैसे मैं आपको एक सिंपल सी बात लिख के दिखाता हूं। एमिशन ऑफ बीटा रेडिएशन, एमिशन ऑफ बीटा रेडिएशन आइसोबार्स बनाता है। मैं आपको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा ये बात। आप लिख के रख लीजिए बस छोटी सी बात। एमिशन ऑफ बीटा रेडिएशन, अगर किसी में से भी बीटा निकलता है तो क्या बनता है, आइसोबार बनता है। अभी अभी प्रूव कर दूंगा 2 मिनट में। क्लियर? फाइन। देन एमिशन ऑफ 1 अल्फा एंड 2 बीटा, अगर इतना कुछ एमिट होता है तो आइसोटॉप्स बनते हैं। अभी अभी प्रूव कर देता हूं मैं, लो 1 मिनट में, आपको 1 मिनट में प्रूव कर देता हूं। एक मिनट में प्रूव कर देता हूं। देखो, बीटा रेडिएशन एमिट का कौन सा एग्जांपल लिया था, सोचो। बीटा रेडिएशन कब एमिट किया था, व्हेन n/p रेशियो इज हाई। ठीक है ना। तो फाइन। और इससे बना क्या था, मैग्नीशियम 2412 प्लस बीटा, यही बना था। फाइन। तो आइसोबार्स है कि नहीं है कि नहीं है आइसोबार्स? 2411 और मैग्नीशियम 2411, दीज आर आइसोबार्स। याद रखिए, जब भी बीटा निकलेगा आइसोबार्स बनेंगे। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट, इसको प्रूव करके दिखाओ। इसको प्रूव करके दिखाता हूं। कौन सा बंदा लिया था, अल्फा निकाला है हमने, यूरेनियम लिया 238 92, यही था कि नहीं था? क्लियर? तो जब भी एक अल्फा निकलता है तब आपका 90 हो गया है, एटॉमिक नंबर 90, ये 234 हो गया है, प्लस हीलियम पार्टिकल निकल गया। क्लियर? और ये क्या बन गया, थोरियम बन गया। अभी अभी पढ़ा है फजान एंड सोडी के रूल में, 2 पीछे चले जाओगे आप। चलेंगे भाई, 92 से 2 पीछे चलेंगे, 90 पे आ गए। और जब भी एक बीटा निकलेगा आप एक आगे चले जाओगे। यहां तो 2 बीटा निकले हैं, आप 2 आगे चले गए।
90 से 91 एंड 92, क्योंकि 2 बीटा है, आप चलेंगे 92 पे, जबकि मास उतना ही रहा, क्योंकि बीटा के बदलने से मास नहीं बदलता, बीटा के निकलने से मास तो उतना ही रहता है। लीजिए 234, ये कौन है? 92 234 कौन है? यूरेनियम। और आपने 2 बीटा निकाल दिए। अब ये दोनों क्या है भैया? मेरे को तो आइसोटॉप्स दिख रहे हैं। So emission of 1 alpha and 2 beta gives you isotopes, and emission of beta radiation gives you isobar. Is this thing clear? Is this thing clear? बीटा निकला हुआ है, आइसोबार बने हुए हैं, एक अल्फा 2 बीटा निकले हैं, देन आइसोटॉप्स बन गए हैं। एवरीथिंग इज प्रूव्ड, एवरीथिंग इज प्रूव्ड। क्लियर? यहां पे कुछ definitions पता होनी चाहिए। What are isotopes? What are isobars? Let's have some definitions. What are these things? Let's have it. So next we have some common definitions. One is isotopes. Same atomic number but different एटॉमिक मास। अभी हमने बात करी है, मैं आपको समराइज करा रहा हूं ताकि कोई भी ऐसा बच्चा ना हो जिसको आइसोटॉप्स आइसोबार्स ही ना पता हो, ठीक है ना। जैसे कार्बन 12 6, कार्बन 14 6, ठीक है ना, जिनका एटॉमिक नंबर सेम है बट डिफरेंट मास है। फाइन, विल नॉट वेस्ट टाइम ऑन दीज थिंग्स, दीज आर सिंपल, हमने पहले भी काफी बार पढ़ लिए ये। फाइन, सो दिस इज सेम atomic mass but different atomic number. So this is, जैसे अभी हमने सोडियम 24 एंड मैग्नीशियम 24 पढ़ा है। फाइन, एंड कैल्शियम आर्गन काफी ज्यादा फेमस एग्जांपल है, कैल्शियम इज 40, आर्गन इज 40। क्लियर? आइसोटोन्स, सेम number of न्यूट्रॉन्स, ठीक है ना। जैसे कार्बन 14 6, ऑक्सीजन 16 8, दोनों में अगर हम न्यूट्रॉन्स निकालें तो 8 8 ही आएंगे। क्लियर? सो दीज आर हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, वी हैव ऑलरेडी डन विद दीज थिंग्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, species having same number of electrons। देखो यहां एटम्स नहीं लिखा, बिकॉज एटम्स के सेम इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। फाइन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेम तो प्रोटॉन सेम, प्रोटॉन सेम तो बंदा ही सेम है भाई। फाइन, क्योंकि प्रोटॉन्स ही तो एटॉमिक नंबर होता है। तो स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। जैसे नियॉन सोडियम प्लस, मैग्नीशियम +2, F-। Fine, so these are isoelectronic having same number of electrons as 10, and fifth is isodiaphers। Isodiaphers having same n-p difference, न्यूट्रॉन्स माइनस प्रोटॉन डिफरेंस। जैसे Fe और पोटाशियम 19 9 39 19। समझिए जरा ये क्या होता है। न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 10। प्रोटॉन्स कितने हैं? 9। इसलिए प्रोटॉन्स आर 9, न्यूट्रॉन्स इन दोनों को माइनस करके आ जाएंगे। एंड व्हाट इज n-p? 1। सिमिलरली इसमें न्यूट्रॉन्स कितने हैं? इन दोनों का डिफरेंस 20। प्रोटॉन्स कितने हैं? ये नंबर 19। एंड व्हाट इज n-p? दिस इज 1। सो ये दोनों इंसान कौन? फ्लोरीन और पोटाशियम। काफी मेहनत करके निकालना पड़ेगा ना आइसोडायफर्स। सो दीज आर हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स माइनस प्रोटॉन डिफरेंस। एंड सिक्स्थ, द लास्ट इज आइसोस्टर्स।
having same number of atoms and electrons, जैसे CO2 and N2। एटम्स देखो कितने हैं, यहां 3 एटम है, यहां भी 3 एटम है, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन 3 एटम्स है, 2 नाइट्रोजन और 1 ऑक्सीजन 3 एटम्स है। कोई दिक्कत? इलेक्ट्रॉन्स की, कार्बन में इलेक्ट्रॉन 6, ऑक्सीजन में 8 इंटू 2 16 और 6 22, और यहां नाइट्रोजन में 7 7 टू 14 और 8 20। Those who are having same number of atoms and same number of electrons, दोनों चीजें सेम होनी चाहिए, दोनों एंड लिखा मैंने, और नहीं लिखा, एंड लिखा है, ठीक है ना, जिसमें दोनों चीजें सेम है उनको क्या बोला जाता है? आइसोस्टर्स। These are just definitions to remember, है ना। जैसे अभी हमने आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स का मैंने आपको कंडीशन बना के दिखाया, न्यूक्लियर के अंदर एक बीटा निकलेगा तो आइसोबार बनेगा, और अल्फा, अगर एक अल्फा और 2 बीटा निकलेंगे तो आइसोटॉप बनेगा। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? फाइन। सो नेक्स्ट हैव अनदर टॉपिक, लेट्स हैव इट। सो लास्ट में बेसिकली मैं कह सकता हूँ केमिस्ट्री के हिसाब से काफी चीजें मैंने समराइज कर दी हैं इस चैप्टर की, ठीक है ना। हालांकि काफी छोटी छोटी सी चीजें हैं, न्यूक्लियर बेल्ट एंड लाइक आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन या फिर न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन, दीज आर सब टॉपिक्स जिनका कह सकता हूं कि बिना नेसेसिटी से आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे सारे के सारे, जितना कंटेंट मैंने मैक्सिममली करा दिया ना। जैसे कुछ चीजें मैं समराइज कर देता हूं, जैसे न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। फाइन, आपने पहले भी काफी बार पढ़ा होगा। न्यूक्लियर फिजन मतलब होता है टूटना, फ्यूजन मतलब जुड़ना, ठीक है ना। जब एक हैवी न्यूक्लियर स्मॉलर न्यूक्लियर में टूटता है, यहां पे एक हैवी न्यूक्लियर स्मॉलर न्यूक्लियस में टूटता है, डिसइंटीग्रेट होता है, और यहां स्मॉल न्यूक्लियर कोलैबोरेट करके एक हैवी न्यूक्लियर बनाते हैं, एंड इन दोनों ही केसेस में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। और ये लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्यों निकलती है? क्योंकि मास इज कन्वर्टिंग इनटू एनर्जी। न्यूक्लियर रिएक्शंस में मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होता है, तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। इज दैट थिंग क्लियर? फाइन। यहां आपको याद होगा एग्जांपल, यूरेनियम 92 डिसइंटीग्रेट होता है, याद है? चेन रिएक्शन में आपने पढ़ा होगा, चेन रिएक्शन में आपने ये बात पढ़ी होगी, 56 एटॉमिक नंबर, 36 एटॉमिक नंबर, याद आया कि नहीं आया? 56 एटॉमिक नंबर, 36 एटॉमिक नंबर, ये मैं सीधा सीधा Z लिख रहा हूं, उसमें आप 3 न्यूट्रॉन्स में टूटता है। ये न्यूट्रॉन्स आगे फर्दर रिएक्शंस करते रहते हैं। क्लियर? फाइन। सो अल्टीमेटली एक बड़ी चीज छोटी चीजों में टूट रही है, एंड इसमें आपने पढ़ा होगा 2 छोटे हाइड्रोजन एक हीलियम बनाते हैं। फाइन। रिएक्शन इन सनलाइट करके काफी फेमस है। फाइन। सो न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर छोटे एटम्स कोलैबोरेट टू मेक अ बिगर न्यूक्लियर, बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, जबकि यहां पे फ्यूजन में एक बड़ा छोटों में टूट जाता है। क्लियर? सो दीज आर जस्ट रैंडम थिंग्स अबाउट न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है, ठीक है ना। पर खैर इससे पहले जो मैंने आपको कराया है अल्फा बीटा, यानी कि काफी जोर लगा के जो मैंने आपको चीज समझाई है, वो आपके सारा काम की है। अल्फा बीटा गामा एंड पॉजिट्रॉन एमिशन कब निकलते हैं, एंड उसका पीरियोडिक टेबल पे किस किस तरीके से असर पड़ता है। क्लियर? सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, ये आपको करना है एंड कमेंट सेक्शन में लिखना है बड़े ही जबरदस्त तरीके से। तो मैं अब तक के सारे कॉन्सेप्ट को समराइज कर रहा हूं इसमें। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए थोड़ा सा जबरदस्त क्वेश्चन सोच लें। सो दिस इज, यू हैव एक्स एलिमेंट है आपके पास जिसका मास 238 है, एटॉमिक नंबर 92 है। ऑब्वियसली ये नहीं पूछूंगा एक्स कौन है, यू, बिकॉज आई नो दैट यू नो कि ये यूरेनियम है। क्लियर?
ये काफी रेडिएशन एमिट करके अल्टीमेटली 82 एटॉमिक नंबर पे पहुंच जाता है। कौन 82? लेड। ये 82 पे पहुंच जाता है और इसका मास आता है 206। फाइन, चलो खैर यहां पे मैं आपकी हेल्प के लिए लिख ही देता हूं। ये यूरेनियम है और ये कौन है? लेड। खैर क्वेश्चन ये नहीं था कि कौन सा एलिमेंट है, क्वेश्चन ये है कि यहां इसने कितने अल्फा पार्टिकल छोड़े और कितने बीटा पार्टिकल छोड़े। दिस इज द क्वेश्चन। हाउ मेनी अल्फा पार्टिकल्स एंड बीटा पार्टिकल्स आर emitted in this case? This is the question you have to write in the comment section. How many alpha particles and beta particles emitted during this process? Clear? कितनी अल्फा रेडिएशन एंड बीटा रेडिएशन छूटी है? 92, 238, 82 एंड 206। कोई दिक्कत? क्लियर? सो न्यूक्लियर केमिस्ट्री फॉर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री फॉर केमिस्ट्री इज डन। ठीक है ना, छोटी छोटी चीजें हैं, हम आगे फर्दर लेक्चर्स में डिस्कस करते रहेंगे इनके बारे में अगर कुछ भी जरूरत पड़ेगी। क्लियर? सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। लगे रहिए, दबाकर पढ़ते रहिए, मैं आपके साथ हूं और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।